तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम फिर से आ गए हैं जीएनएम के सिलेबस को लेके, जिसमें कि आज हम लोग गायनेकोलॉजी के एग्जामिनेशन को देखने वाले हैं। तो हम लोग देखने के गायनेकोलॉजी में कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें तो हम लोगों का ये जो है पहला चैप्टर का सिलेबस है, जिसमें कि हम लोगों ने क्या क्या ख़त्म कर दिया है। अगर आप हम लोगों ने डेफिनेशन ख़त्म कर दिया है, हिस्ट्री ख़त्म कर दिया है, और अभी हम लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगर आपने डेफिनेशन और हिस्ट्री नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जल्दी से जाके देख लें। वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। ये नहीं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं आराम से। तो अगर हम शुरू करें तो हमने पढ़ा था कि जो एग्जामिनेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जनरल होते हैं और एक होता है गायनेकोलॉजिकल। तो आज हम लोग अभी हम जनरल देखने वाले हैं सबसे पहले। तो अगर जनरल की देखा जाए तो जनरल में सबसे पहले जो हेड टू टू एग्जामिनेशन देखा जाता है, और हेड टू टू एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले आता है कि शरीर की बनावट क्या होती है, थिन है या ओबीज है, मतलब पतला है मोटा है, पोषण का स्तर क्या है उसका, वेल नरिश्ड है या फिर अंडर नरिश्ड है, क्या है, मतलब पोषण का स्तर देखना है। उसके बाद फिर स्वास्थ्य का स्तर देखना होता है कि हेल्दी है कि अनहेल्दी है। उसके बाद शारीरिक गतिविधि एक्टिव है या नहीं है। फिर कॉन्शियसनेस, जो उसकी चेतना होती है, वो देखना होता है कि कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है या फिर सेमी कॉन्शियस है या फिर डिलेरियस है। तो ये सारी चीज़ें मेंटल स्टेट को दर्शाती है, जिसमें कि अगर कोई इंसान कॉन्शियस है तो वो अच्छे से बोल रहा होगा, उसको अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा कि आसपास क्या चल रहा है, कितना टाइम हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ये सारी चीज़ें। जो अनकॉन्शियस होते हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं पता कर पाते, वो चल फिर नहीं पाते हैं, वो बेड पे लेटे रहते हैं, जैसे आईसीयू पेशेंट होते हैं। और फिर जो सेमी कॉन्शियस होते हैं उन्हें कुछ कुछ पता होता है, कुछ कुछ नहीं पता होता, सारी चीज़ों के बारे में नहीं अवेयर होते। उसी तरह डिलेरियस होते हैं जो कि जिनका मन थोड़ा भटका हुआ रहता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। फिर वो सारी चीज़ें। फिर रोग की प्रस्तुति, वो उनकी मतलब जो रोगी है उनकी प्रस्तुति क्या है। तो रोगी की प्रस्तुति में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें, एंसियस है या नहीं है, मतलब वो घबराया हुआ है या नहीं है, वरीड अपने बारे में चिंतित है कि नहीं है, डिप्रेस्ड है क्या, ये सारी चीज़ें। शारीरिक संस्थिति में देखेंगे कि लोडोसिस, केलोसिस और ये स्कोलोसिस, ये जो कुबड़ वगैरह होता है ना, तो उन सारी चीज़ों की जो स्थिति पता की जाती है, तो उसमें ये सारी मतलब आते हैं कंडीशंस। तो उसके बाद फिर त्वचा का रंग देखेंगे कि पेलर है या फिर ब्लूइश है, मतलब उसका रंग साफ है या फिर पीला है या फिर ब्लू है या फिर नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें देखा जाएगा। फिर अगर उसके चेहरे की बात करें तो चेहरे में हम लोग क्या क्या देखेंगे, चेहरा देखेंगे कि उसका पेल है, फ्लश्ड है, फैटिग है, कॉफ़ी तीत है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इतना आप लोगों को पता है इसके बारे में क्या है। फिर उसके नेक को पल्पेट किया जाता है, जो उसकी गर्दन है उसको टच करके देखा जाता है, और थायराइड ग्लैंड के बारे में पता लगाया जाता है कि थायराइड ग्लैंड में कोई लम्स तो नहीं है या फिर कोई नोड तो नहीं है, मतलब थायराइड ग्लैंड साइसिस है कि नहीं। फिर उसके कार्डियोवास्कुलर, जो हार्ट वाला सिस्टम होता है और जो ब्लड वाला सिस्टम होता है उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो उसमें देखा जाता है कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद उसके श्वसन तंत्र को देखा जाता है, श्वसन तंत्र में देखते हैं कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं, मतलब सांस तो अच्छे से ले पा रहा है ना, ये सारी चीज़ें। फिर ये तो हो गया, और इसमें जो कुछ कुछ अलग चीज़ें और भी देखते हैं, जिसमें कि उसकी हाइट देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसका वाइटल साइन चेक करते हैं, यानी कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। तो ये तो सबको पता ये क्या होता है। तो अब आगे बढ़ा जाए, ये जनरल हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग गायनेकोलॉजिकल में देखेंगे। तो गायनेकोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होता है उसमें से दो तीन चीज़ें होती है, जैसे कि अगर देखा जाए तो गायनेकोलॉजिकल में सबसे पहले होता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो ब्रेस्ट होता है उसका एग्जामिनेशन करना। और फिर होता है कि उदरीय परीक्षण, उदरीय परीक्षण मतलब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद होता है पेल्विक एग्जामिनेशन। तो ये तीन एग्जामिनेशन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। तो इन्हीं तीन को हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम लोग उसका पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि यह जो है ये स्तन संबंधी विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो स्तन संबंधी जो भी विकार है, बीमारियां हैं, उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। 30 वर्ष की उम्र के पश्चात महिलाओं का स्तन प्रशिक्षण आवश्यक रूप से नियमित करना चाहिए। जो 30 वर्ष से ऊपर की महिला हो गई है उनको नियमित रूप से ये चेक करवाना ही चाहिए, या तो खुद से भी करना चाहिए। फिर स्तन का परीक्षण करने से जो ब्रेस्ट पैथोलॉजी की शुरुआती अवस्था में पता लगाकर इसका इलाज किया जाता है। जो भी ब्रेस्ट की पैथोलॉजी होती है, मतलब जो भी ब्रेस्ट की बीमारियां होती है, उनको हम लोग शुरुआत में पता लगा के और उसके इलाज करवा सकते हैं। फिर होता है कि ये परीक्षण मुख्य रूप से ब्रेस्ट कैंसर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो मेनली ये ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो महिलाओं में ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, कॉमन होती है। तो इसलिए इसका पता लगाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। फिर होता है कि
स्तन के परीक्षण से पूर्व महिला को कमर के ऊपर वाले सारे कमर के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसके पूरे कपड़े को उतारने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही इसको महिला को प्राइवेसी प्रदान की जाती है। प्राइवेसी में अगर हम लोग आगे भी देखेंगे कि उसका जो है वो महिला का जो चेकअप होगा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो कोई फीमेल नर्स या फिर डॉक्टर करेगी, या फिर अगर कोई मेल डॉक्टर जो उसका चेकअप कर रहा है या फिर मेल नर्स है जो उसका चेकअप कर रहा है, तो उसके साथ एक फीमेल भी रहना आवश्यक है। ठीक है, तो फिर आगे देखें तो उसकी टेक्निक की जो स्तन परीक्षण की क्या क्या टेक्निक होता है। तो सबसे पहला चरण क्या होता है, सबसे पहला चरण में हम लोग देखते हैं कि महिला सीधी खड़ी रहती है, भुजाएं साइड में लटकी रहती है और हेल्थ प्रोफेशनल आवश्यक इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला चरण। ठीक है, फिर द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है कि महिला अपनी भुजाएं सर के स्तर से ऊपर लेके जाती है। उसके बाद हेल्थ जो प्रोफेशनल होता है, हेल्थ प्रोफेशनल मतलब यहाँ पे डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो ये पहला चरण में भुजाएं साइड में लटकी रहती है, दूसरे चरण में भुजाएं जो सर के ऊपर होती है, तृतीय चरण में महिला अपने कमर पे हाथ रखती है और उस कमर पे हाथ रखने के लिए कहा जाता है। उसके बाद ब्रेस्ट का निरीक्षण किया जाता है। जो चौथा चरण है ये यहीं पे लिखा हुआ है कि चौथा चरण जो है इस बार महिला को अपने दोनों हथेलियों को फोरहेड के सामने लेके जाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद आवश्यक परीक्षण किए जाते हैं। जो पांचवा चरण होता है इसमें एक्सिलरी ग्लैंड का पाल्पेशन किया जाता है। जो एक्सिलरी ग्लैंड होती है जो कि ब्रेस्ट के जो साइड साइड में होती है, एक्सिलरी ग्लैंड होती है, साइड से हम लोग टेस्ट करके उसको मतलब पाल्पेट करके उसको पता करते हैं। तो ये अभी मैं इसका इमेज भी दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर छठा चरण जो है उसमें महिला को सुपानी स्थिति में लिटा दिया जाता है, उसके कंधे के नीचे तकिया लगा दिया जाता है। जिस तरफ ब्रेस्ट का पाल्पेशन करना होता है उस तरफ की भुजा को सर के ऊपर के स्तर तक उठा लिया जाता है और बारी बारी से ब्रेस्ट के इनर हाफ यानी अंदर वाले हाफ हिस्से को और आउटर हाफ जो बाहर वाला हाफ हिस्सा है उसको चेक किया जाता है। तो इसका हम लोग इमेज देखते हैं अभी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला चरण था जिसमें कि भुजाएं साइड में लटकी हुई थी, फिर जो दूसरा चरण था उसमें भुजाएं दोनों ऊपर है, फिर तीसरा चरण में भुजाएं कमर पे है, जो चौथा चरण है उसमें फोरहेड के सामने जो दोनों भुजाएं हैं उसके बाद चेक किया जाता है। और फिर जो जो पांचवा चरण है उसमें जो एक्सिलरी ग्लैंड है जो मैंने बताया था यहाँ साइड साइड में पता करते हैं तो उसको पता किया जा रहा है। और छठे चरण में इसको लेटा के यहाँ पे तकिया लगा के और एक भुजा को ऊपर करके जिस तरफ चेक करना था उस तरफ के भुजा को ऊपर करके और इनर हाफ और आउटर हाफ को चेक किया जाता है। तो ये था स्टेप्स ऑफ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, क्योंकि हम लोगों ने 3 पढ़ा था, एक ब्रेस्ट, एब्डोमिनल और एक और था पेल्विक, तो उसको देखेंगे। तो अब ब्रेस्ट तो हो गया हमारा, अब हम देखते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि उदरीय परीक्षण यानी कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से पूर्व महिला को मूत्राशय यानी कि जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसको खाली करने के लिए कहना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कैथेटर डालकर यूरिनरी ब्लेडर खाली किया जाता है। महिला को सख्त सरफेस यानी हार्ड सरफेस पर लिटाया जाता है सुपाइन पोजीशन में, और उसके बाद उनकी टांगों को मोड़ के यानी कि फ्लेक्स्ड करके यानी मोड़ के और फैला फैला के रखना चाहिए। ठीक है, फैली होनी चाहिए, नहीं एबडक्टेड होनी चाहिए। महिला की चिंता और भय को दूर करने के लिए हम अगर कोई भी प्रोसेस करते हैं महिला या पुरुष के साथ या भी किसी भी पेशेंट के साथ तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं अगर हम लोग डायरेक्टली जाके करेंगे। तो इसलिए हमें उससे पहले उन्हें उस प्रक्रिया के बारे में और हम लोग वो प्रोसेस क्यों कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें समझाना चाहिए और उनकी परमिशन लेनी चाहिए। ये नर्स का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो जब इतना जो हम पोजीशन में ले आते हैं उनका ब्लैडर खाली करके उनको एक हार्ड सरफेस पर सुपाइन पोजीशन में लेटा के और उनके पैरों को मोड़ के और थोड़ा फैला के जब इस पोजीशन में ले आते हैं उनको प्रोसेस के बारे में समझा देते हैं। तो हम लोग चेक क्या क्या करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं ये पुराना कोई स्कार यानी कोई दाग, फिर स्ट्रे, उनका प्रोमिनेंट वैन अगर कोई वैन वहाँ पे दिख रही है तो, फिर हर्निया का पता करते हैं, जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है या फिर इनलार्जमेंट अगर कुछ बड़ा हुआ है या फिर एब्डोमिनल जो एब्डोमेन एरिया है वो फैला हुआ है उसका, या फिर कोई अनयूजुअल मास, कोई अगर ऐसा मास जैसा लग रहा है वहाँ पे छूने पे कुछ लिम्फ जैसा या फिर मास जैसा अगर लग रहा है तो उसका पता करते हैं। फिर और क्या क्या देखते हैं, और देखते हैं एसाइटिस मतलब अगर पानी तो नहीं भरा हुआ है पेट में। ठीक है, और फिर और हम क्या देखते हैं एसाइटिस अगर कि उसमें पानी तो नहीं भरा हुआ है। और फिर जेनेटल पेरिटोनिसिस जो जनरलाइज पेरिटोनियोसिस जो पेरिटोनियम होता है उस एरिया में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है तो उसको चेक किया जाता है जिसको बोलते हैं जनरलाइज पेरिटोनियोसिस। ठीक है,
और ये हो गया। और अब टेक्निक क्या क्या होता है इसमें, जो हम लोग चेक तो करते हैं लेकिन वो पता कैसे कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया है कि हम लोग कैसे कैसे पता करते हैं। वो हम लोग पता करते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू, पाल्पेशन के थ्रू, परकशन के थ्रू और ऑस्कल्टेशन के थ्रू, क्योंकि यही मेथड्स होते हैं पता करने के। तो हम इंस्पेक्शन करते हैं यानी कि हम आंखों से देखते हैं। तो उसमें क्या क्या हमको देखना होता है, कोई सर्जरी मार्क है ये देखना होता है, ठीक है। और फिर कोई प्रेगनेंसी का साइन ये चेक करना होता है, कोई प्रोमिनेंट वेन यानी कि वेन अगर बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है, फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन अगर पेट फूला हुआ लग रहा है किसी जगह पे तो वो। फिर पाल्पेशन के अंदर हम लोग क्या क्या पता करते हैं, पाल्पेशन मतलब हम टच करके पता करते हैं अपनी हथेली से, मतलब अपने फिंगर से। तो उसको हम पता करते हैं कोई अनयूजुअल मास, मास यानी कि थोड़ा जो हार्ड सरफेस होता है, कोई मास निकला हुआ है तो उसको। फिर ट्यूमर का पता करते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और गॉल सही जगह पे है कि नहीं है, तो इसके बारे में भी पता करते हैं कि उसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। फिर परकसन, जिसमें कि हम लोग जो हाथ पे हाथ रख के और ऊपर से उंगली से टक टक करके और उनको मतलब चोट करके पता करते हैं उनके आवाज़ से। तो उसमें भी हम लोग यही ट्यूमर और एसाइटिस का पता करते हैं, कहीं पानी तो भरा हुआ नहीं है या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं है। ऑस्कल्टेशन में जो साउंड होता है वो सुनते हैं, जैसे कि बॉल साउंड सुनते हैं, एफएचएस यानी कि फीटल हार्ट साउंड, जो बच्चे का हार्ट का साउंड होता है वो भी सुनते हैं हम लोग इसके अंदर। तो ये हो गया एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग आएंगे अपने पेल्विक एग्जामिनेशन पे। तो अगर हम लोग पेल्विक एग्जामिनेशन पे आए तो इसमें सबसे पहले है कि जो पेल्विक एग्जामिनेशन है इस प्रक्रिया के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी फैल सकता है, इसलिए हमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। फिर जो सभी उपकरण हैं एकत्रित कर लेने चाहिए और इनका वर्किंग कंडीशन में होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो जो भी हम लोग इक्विपमेंट का यूज़ करने वाले हैं पेल्विक एग्जामिनेशन के टाइम पे, जो भी अगर कैथेटर या फिर कुछ भी अगर यूज़ करने वाले हैं उस टाइम पे, या फिर कोई स्पेकुलम होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो अगर वो हमें यूज करना है तो उनको चेक कर लेना चाहिए कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, मतलब काम कर रहा है कि नहीं। फिर महिला की चिंता को दूर भगाने के लिए प्रोसीजर को समझाना चाहिए, उनके उद्देश्य के बारे में समझाना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। फिर यूरिनरी ब्लेडर और मलाशय को खाली करने के लिए कहना चाहिए। फिर महिला के साथ कोई फीमेल अटेंडेंट आवश्यक रूप से रहना चाहिए और महिला को एक्सपोज अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो एक्सपोज करना ही है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको एक्सपोज नहीं करना है, मतलब उनके कपड़े नहीं उतारने के लिए बोलने हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उनको परीक्षण के दौरान पर्याप्त प्राइवेसी प्रदान करना चाहिए, ठीक है। प्राइवेसी में ही हम महिला का परीक्षण करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये फीमेल अटेंडेंट रहना आवश्यक ही है। तो ये हो गया पेल्विक एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं। अभी हम लोग और आगे चीज़ और भी चीज़ें हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। तो इसमें अगर देखें हम लोग, तो इसमें है कि महिला को परीक्षण की प्रकृति के आधार पर निम्न में से कोई भी पोजीशन प्रदान की जा सकती है। तो हम जिस तरह का टेस्ट करने वाले हैं उस तरह से पोजीशन प्रदान किया जाता है, जिसमें कि सिम्स लेटरल पोजीशन हो जाता है, डोर्सल पोजीशन हो जाता है, लिथोटॉमी पोजीशन होता है। तो ये सारी पोजीशन में से कोई सा भी पोजीशन जैसा ज़रूरत है उसके अनुसार से देंगे। फिर होता है कि परीक्षण कक्ष यानी कि एग्जामिनेशन हॉल का वातावरण शांत, आरामदायक होना चाहिए तथा इसमें पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, कि शांत होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए और इसमें रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए जिस भी रूम में हम चेक करने वाले हैं। फिर जो एग्जामिनर है उसको अपने अच्छी तरह से साबुन और पानी से हाथ धोकर स्टेराइल ग्लव्स पहनना चाहिए। और उसके बाद जो परीक्षण प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही देखा, सबसे पहला पॉइंट ही था कि एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना पड़ता है, मतलब कि ऐसी टेक्निक का यूज करना है जिसमें कि सेप्सिस ना हो यानी कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो परीक्षक को साबुन से और पानी से हाथ धोना चाहिए। फिर है कि वल्वा तथा पेरिनियल क्षेत्र को हल्के एंटीसेप्टिक घोल की सहायता से साफ करना चाहिए। पहले एंटीसेप्टिक घोल की सहायता से जो वल्वा है यानी ऊपर वाला जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उस वाले पार्ट को, और जो पेरिनियम भाग है उसको साफ किया जाता है एंटीसेप्टिक घोल से। सबसे पहले वल्वा को वाइप करना चाहिए, उसके बाद लेविया मेजोरा को, और अंत में लेविया माइनोरा को साफ करना चाहिए। मतलब सबसे पहले बाहर वाला भाग वल्वा, उसके बाद फिर लेविया मेजोरा, उसके बाद फिर अंदर वाला भाग लेविया माइनोरा। और जो सफाई की जाती है वो हमेशा आगे से पीछे की तरफ की जाती है, मतलब कि मॉन्स प्यूबिस की तरफ से पेरिनियम की तरफ। तो इस तरह से सफाई की जाती है। उसके बाद सफाई के दौरान अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग कॉटन स्वैब का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही स्वैब लिए उससे वल्वा भी साफ कर रहे हैं, मेजोरा भी साफ करते हैं, मैनोरा भी साफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सब के लिए अलग अलग स्वैब का यूज किया जाता है। फिर आगे देखें तो जो पेल्विक एग्जामिनेशन होता है
उसमें भी हमें 3 चीज़ों का एग्जामिनेशन करना होता है। पहला होता है वल्वा का, फिर होता है वेजाइनल का, और फिर होता है रेक्टल का, क्योंकि वहाँ पे तीनों चीज़ें होती है, तो वो पूरा पेल्विक एग्जामिनेशन में ये तीनों चीज़ें आती है। तो हम इन तीनों को अब अलग अलग से देखते हैं। तो सबसे पहले होता है वल्वा का इंस्पेक्शन। तो वल्वा के इंस्पेक्शन में हम लोग क्या क्या देखते हैं? तो वल्वा के इंस्पेक्शन में हम लोग देखते हैं प्यूबिक हेयर, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, पेरिनियम और हाइमन। तो इन सारी चीज़ों का जब टेस्ट वल्वा के इंस्पेक्शन में किया जाता है। फिर इसमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं? हम लोग चेक करते हैं इन्फेक्शन के बारे में, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर कोई डिफॉर्मिटी, कोई ऐसी स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं आ गया है, मतलब कुछ उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ तो नहीं हो गया है, तो ये। फिर उसका प्लूरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है बदबूदार, तो वो पता करते हैं। फिर जेनाइटल प्रोलैप्स कि कोई अंग जो है वो अपनी जगह से खिसक के नीचे तो नहीं आ गया है, वो पता करते हैं। फिर एनल फिस्टुला कि एनस और वेजाइना के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं बन गया है, तो ये पता करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें, इसका मैंने डेफिनेशन जो है एक पहले वाले वीडियो में डेफिनेशन वाले में डाल दिया है, तो वो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं है तो देख लीजिएगा वो जाके। फिर आगे देखें तो वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान वेजाइना तथा सर्विक्स का परीक्षण किया जाता है, यानी कि वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान वेजाइना और सर्विक्स का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे कि हम लोग वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले है स्पेकुलम एग्जामिनेशन। स्पेकुलम एग्जामिनेशन क्या होता है कि स्पेकुलम एक यंत्र होता है जिसके सहायता से हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि योनि परीक्षण हेतु सिम्स या कोकोस बाइवेलेट स्पेकुलम काम में ले जाता है। तो ये दोनों जो है स्पेकुलम का नाम है, एक होता है सिम्स स्पेकुलम, एक होता है कोकोस स्पेकुलम, बाइवेलेट स्पेकुलम उनको बोलते हैं। तो ये काम में लिया जाता है। और जो स्पेकुलम का एग्जामिनेशन है वो हमेशा बायमैनुअल एग्जामिनेशन से पहले करना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, बायमैनुअल एग्जामिनेशन। तो ये बायमैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग लास्ट में मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि हाँ क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन जो स्पेकुलम एग्जामिनेशन है ना, ये बायमैनुअल एग्जामिनेशन से पहले ही करना चाहिए। अगर स्पेकुलम एग्जामिनेशन से पता नहीं चल रहा है बीमारी, तब बायमैनुअल पे जाना चाहिए। फिर होता है डिजिटल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप डिजिटल से ये मत समझ लीजिएगा 1-2 वाला डिजिटल नहीं, ये डिजिट का मतलब होता है फिंगर्स, फिंगर्स को भी डिजिट बोला जाता है, ठीक है। तो फिंगर्स का यूज करके जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं डिजिटल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो डिजिटल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है कि यह परीक्षण ग्लव्स पहने हुए हाथ की लुब्रिकेटेड इंडेक्स फिंगर, जो हाथ में ग्लव्स पहन के और फिंगर्स पे लुब्रिकेट, जो लुब्रिकेशन होता है उसको करके, यानी कि लुब्रिकेट फिंगर्स के ऊपर लगा के और इंडेक्स फिंगर द्वारा किया जाता है। इंडेक्स फिंगर के द्वारा इस टेस्ट को किया जाता है। अविवाहित महिलाएं जिनका हाइमन इंटैक्ट है उसमें यह परीक्षण आवश्यकता होने पर एनेस्थीसिया देकर करना चाहिए। जो अभी अविवाहित महिला है या फिर जो कुमारी लड़की है, उसमें जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें जो लड़की को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद परीक्षण किया जाता है। फिर होता है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हेतु सर्विक्स अथवा वेजाइना अथवा बाह्य मूत्री छिद्र, यानी कि एक्सटर्नल जो यूरिथ्रल ओरिफिस होता है जहाँ से कि यूरिन पास होता है, से सेक्रेशन एकत्रित करके प्रयोगशाला भेजना चाहिए, यानी कि लैब भेजना चाहिए। तो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए जो एग्जामिनेशन किया जाता है, उसमें जो वेजाइना का सेक्रेशन होता है या फिर जो यूरेथ्रा का सेक्रेशन होता है उसको मतलब कि कलेक्ट करके और उसको लैब भेजा जाता है चेकअप के लिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसको पता करने के लिए। फिर क्या है कि जो किसी संरचनात्मक अथवा कार्यात्मक असामान्य स्थिति का पता लगाने के लिए योनि एक सर्विक्स का पाल्पेशन किया जाता है। जो योनि यानी कि जो वेजाइना और सर्विक्स जो होता है उसका पाल्पेशन यानी कि टच करके उसको पता किया जाता है कि कोई संरचनात्मक, यानी कि जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं आया, या फिर उसका जो फंक्शन है उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं आया है, तो इसको पता किया जाता है टच करके, यानी पाल्पेट करके। फिर मैंने पहले बताया था बायमैनुअल एग्जामिनेशन के बारे में, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बायमैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है। तो इस परीक्षण के दौरान परीक्षक अपने दाएं हाथ की इंडेक्स तथा मिडिल फिंगर, जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर होती है, उनको उनमें लुब्रिकेट लगाकर, यानी लुब्रिकेंट आता है जो कि लुब्रिकेट करने का काम में आता है, उन्हें लगाकर वेजाइना में प्रवेश करता है, यानी वेजाइना में डालता है। फिर जबकि बाएं हाथ को सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर हाइपोगैस्ट्रियम पर रखता है। जो सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हाइपोगैस्ट्रियम बोला जाता है। तो अपने बाएं हाथ को वहाँ रखता है और दाएं हाथ को
दाएं हाथ के मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को वेजाइना में डालता है। तो उसके बाद वो वेजाइना का जो वो होता है, ट्यूब होता है, उसको उसके प्रेशर वगैरह को पता किया जाता है, ठीक है। और उसका मतलब एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसमें क्या क्या दिक्कत है, और अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फिर 2 उंगली का नहीं, एक ही उंगली का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर इंट्राइटिस सकरा या दाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो तो एक उंगली ही प्रविष्ट करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो अब आगे बढ़ें तो हमारा आता है रेक्टल एग्जामिनेशन, और ये लास्ट हमारा टॉपिक है। तो हम लोगों ने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पढ़ लिया, और एब्डोमिनल पढ़ लिया, पेल्विक में वल्वा और वेजाइनल पढ़ लिया, और हम लोग अब रेक्टल पढ़ने वाले हैं। तो जो रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, रेक्टल एग्जामिनेशन निम्न परिस्थिति में किया जाता है। रेक्टल एग्जामिनेशन हम लोग कब करते हैं? जब वेजाइनल एग्जामिनेशन अधिक पेनफुल हो, यानी कि वेजाइना से एग्जामिनेशन करने से बहुत ज़्यादा पेन होता हो, तब रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद होता है सर्वाइकल कार्सिनोमा की उपस्थिति। जो सर्वाइकल कार्सिनोमा मतलब कि जो सर्विक्स का जो कैंसर होता है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो हम लोग रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिर होता है कि वेजाइनल एट्रेसिया, जो वेजाइनल एट्रेसिया है अगर उसकी स्थिति है तो, या फिर रेटियोसेली को डायग्नोस करने के लिए जो रेक्टोसेली होता है, यानी कि रेक्टम में जो बीमारी होती है एक रेक्टोसेली, अगर उसका डायग्नोसिस करना है, उसको उसके बारे में पता करना है कि कोई बीमारी है कि नहीं है, इन्हें रेक्टोसेली है कि नहीं, तब रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। या फिर कुमारी युवितों में जो लड़की या फीमेल वो अगर कुमारी है तो उसमें रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो आज तक का हमारा जो टॉपिक था यहीं तक था, और इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून, जल्दी ही वो वीडियो आपको मिलेगा। तो आज इतने पे ही रखते हैं, और धन्यवाद आपको इतना टाइम देने के लिए, और आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो मदद इससे मिलती होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक धन्यवाद।